हेलो, गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का डेमो क्लास का फर्स्ट लेक्चर, जो कि मैं करना चाह रहा हूँ करंट इलेक्ट्रिसिटी को लेकर। करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो हमको पहला पॉइंट है, हमको सोचना है करंट इलेक्ट्रिसिटी है क्या। करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब हमारा चार्ज का फ्लो। अब ये चार्ज होता क्या है हम लोग को समझना पड़ेगा। व्हाट इज़ चार्ज, तो आज क्या क्या कवर करेंगे, पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज़ चार्ज, उसका यूनिट क्या है, करंट क्या है, और कुछ टॉपिक्स है जो मैं आप लोगों को इसके बारे में बताते जाऊँगा। ठीक है, तो पहला है व्हाट इज़ चार्ज। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। चार्ज होता क्या है। चार्ज होता है चार्ज होता है किसी के पास लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हम समझेंगे कैसे, एक एग्जांपल के दौरान समझते हैं। एल्यूमिनियम को पकड़ लेते हैं। एल्यूमिनियम का जो आउटर मोस्ट वैलेंस शेल है, आप लोगों को पता होगा कि उसमें 3 वैलेंस शेल होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, इसको हम अगर बाहर से कोई एक्सटर्नल एनर्जी थोड़ा सा भी दे दे, कोई भी तरह का हीट व कोई भी तरह का एनर्जी हम लोग अगर दे दे, तो ये इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होके इधर से लूजली बाउंड हो जाते हैं और निकल जाते हैं। सो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन्स आर अवे फ्रॉम द ऑर्बिट, मतलब दे गेट अ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दे बिकम मोबाइल आयंस, दे बिकम मोबाइल चार्ज, एंड Al3+ जो बनता है, 3 इलेक्ट्रॉन इधर से निकल गए, प्रोटॉन का नंबर और इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम है, तो अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, इधर 3 प्रोटॉन ज़्यादा है, 3 प्रोटॉन ज़्यादा होने के कारण ये पॉजिटिव हो गया, तो ये है आयन, आयन फॉर्मेशन हो गया। ये है आयन, ये है मोबाइल आयन। 3 इलेक्ट्रॉन जो निकला, ये चार्ज निकला। अब इसके बारे में हम बता रहे थे तुमको। ठीक है, अब चार्ज का एक पॉइंट था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आपने टॉपिक देखा होगा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है द चार्ज प्रेजेंट इन एनी element is integral multiple of charge of 1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, तो आप लोग सब इसको ध्यान में रखिएगा। अब इंटीग्रल मल्टीपल मतलब क्या, मैं एक समझा दे रहा हूँ। अगर मैं चार्ज को कैपिटल क्यू पकड़ा, तो हम n इंटू स्मॉल क्यू लिख सकते हैं। स्मॉल क्यू का मतलब है हमारा चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, तो n कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा। n होता है 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, डॉट 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 इन्फिनिटी तक जा सकता है। लेकिन ये हमारा कोई इंटीजर वैल्यू हो सकता है, कोई डेसिमल पॉइंट वाला नहीं आएगा, कोई फ्रैक्शन इज नॉट प्रेजेंट हियर। अब q का वैल्यू है मतलब कोई भी चार्ज हो सकता है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज हमको पता है सेम होता है, जो कि होता है अगर पकड़ लिया इलेक्ट्रॉन का E- पकड़ लिया, तो दोनों का चार्ज का वैल्यू होता है, मैग्नीट्यूड होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁹ कूलम। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका तो 1-2 मार्क्स का 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, साथ में इसका एग्जाम्पल दे दीजिएगा, अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। तो ये आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट हमको देना था चार्ज के बारे में। तो नेक्स्ट चलते आगे बढ़ते, करंट के बारे में पढ़ेंगे। चार्ज तो बन गया, अब चार्ज के बाद हमको इस चार्ज को फ्लो कराना है। द चार्ज इज नाउ स्टैटिक। अगर मैं एक मेटल रख दूँ, इसमें ऑलरेडी जो चार्ज है, अगर कोई मेटल पकड़ लिया हम लोग, इसमें ऑलरेडी लूज बाउंड इलेक्ट्रॉन्स है। ये जो सरफेस का जो एल्यूमिनियम के लास्ट में जो 3 इलेक्ट्रॉन्स निकले, दे आर ऑलरेडी फ्री, दे आर रोमिंग रैपिडली इनसाइड द कंडक्टर सरफेस लाइक दिस, टू एंड फ्रो मोशन रैपिडली जिगजैग वे में अपने तरीके से चल रहा है। अब इसको हम लोग एक बाहर का एक्सटर्नल फोर्स देके हमको इसको अरेंज करना है एकदम पास
सबके साइड में सब लाइन बाय लाइन खड़े करने के लिए हमको अलग से प्रेशर देना। जैसे स्कूल में असेंबली टाइम में होता है, बच्चा लोग इधर उधर घूमता है तो उनको पीटी टीचर का हेल्प लेके तो उन लोग को लाइन में खड़ा कराता है, वैसा हम लोग को अलग से एक एनर्जी देना पड़ेगा, जिसके कारण सारा इलेक्ट्रॉन्स एक के बाद एक खड़ा हो जाएगा आपस में। उसको खड़ा करने के लिए हमको एक अलग से वोल्टेज सप्लाई देना पड़ेगा, और ये है एक एक्सटर्नल एनर्जी। इसके बारे में हम बाद में बता रहे हैं। पोटेंशियल के बारे में भी बताना पड़ेगा आप लोगों को, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दे रहे हैं। और जब हम इधर से एक एक्सटर्नल बायसिंग करते हैं, एक्सटर्नल पोटेंशियल देते हैं, जैसे पीटी टीचर पीछे से एक बच्चे को लात मारा, बाकी सारा बच्चा लाइन में आ गया, वैसे इलेक्ट्रॉन के फ्लो के लिए हमको इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर से पास किया जाएगा। ये तो प्रोटॉन का साइड है। अच्छा रुकिए, करंट का ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये करंट का आई पॉजिटिव साइड से फ्लो करता है, ये हम लोग का एक नॉर्मल मतलब एजम्पशन लिया गया है ऑलरेडी, ये ऑलरेडी टेकन एजम्पशन है। तो अब करंट जहाँ से पास करे उसका ऑपोजिट डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है। तो आप लोग देख रहे हैं हर इलेक्ट्रॉन एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक खड़ा है। इस दोनों के बीच में कोई गैप नहीं है, कोई मतलब सब अपना स्टेट में खड़ा है। अगर मैं इधर से एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पास कर दिया तो इधर से ये वाला ढकेल के बाहर आ जाएगा, जो कि पॉजिटिव साइड को फिल करने के लिए काम आएगा। तो एक टाइम आएगा जब सारा नेगेटिव चार्ज इस पोटेंशियल का, बैटरी क्या होता है, हम दोनों साइड बायसिंग करते थे, बीच में एक ये रहता है डाई इलेक्ट्रिक जिसको बोलते हैं, जिसके मतलब इंसुलेटर लगा देते हैं बीच में। इंसुलेटर के बारे में तो पता ही होगा, जो करंट फ्लो नहीं कर पाता। तो इधर पॉजिटिव प्रोटॉन्स भरा पड़ा है, इधर इलेक्ट्रॉन भरा पड़ा है। इधर से इलेक्ट्रॉन हम निकालते हैं, जो एक्सेस है वो इधर से जाके पॉजिटिव में डिफ्यूज़ होता है। उसके बाद जब सारा इलेक्ट्रॉन इधर से निकल के पॉजिटिव में चला जाता है, सारा जब सब इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रल हो जाते हैं, तब जाकर मेरा बैटरी ख़त्म हो जाता है। ये आप लोग को ध्यान रखना है। तब मेरा इधर से एक इलेक्ट्रॉन पुश आउट हो गया, वो इधर गया, तो ये फिर से नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन पास किया, फिर से ये वाला निकल गया, निकलने के बाद ये वाला पॉजिटिव में चला गया। ऐसे जाते, ऐसे कंटिन्यूस वे में होता है। जैसे आप लोग का कल खोलते ही अगर अपने घर में देखोगे टैप होगा सबके घर में, ये जो टैप आप जब खोलते हैं, खोलने के साथ साथ अभी कब इमेजिन करिएगा आपके घर के छत पे टंकी लगा हुआ है, तो आप जब भी टैप ऑन करते हैं क्या टंकी से पानी चल के आता है, तो पानी इधर तक भरा ही रहता है। जब आप इसका नलका खोलते हैं, इधर से एक पुश होता है, पानी यहाँ से बहना चालू हो जाता है। यही कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रॉन्स के काम में, तो आप ये समझ लीजिएगा। अब करंट का मतलब क्या है, जो हम लोग आई लिखे हैं करंट, व्हाट इज दिस करंट, करंट का मतलब हम लोग को समझना पड़ेगा, ठीक है। करंट क्या है, करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। एक्सेलरेशन के बारे में आप लोग पता होगा, जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी के बारे में पढ़ा होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। तो वैसा ही है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। मतलब जैसे हम लोग वेलोसिटी को लिखते थे डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हो जाएगा सिमिलरली आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, एक पर्टिकुलर टाइम में कितना चार्ज पास हो रहा है, ठीक है। ये आप लोग समझ लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। समझ में आ रहा होगा, एक कॉन्सेप्ट तो आप लोग का आधा अधूरा हो चुका होगा। जो एक कंडक्टर होता है जिसके अंदर सारा इलेक्ट्रॉन्स सरफेस में जिगजैग मोशन में चलता है, हम लोग बाहर से एक एनर्जी देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं, तो सारा इलेक्ट्रॉन्स लाइन में खड़ा हो जाता है। खड़ा होने के बाद एक इलेक्ट्रॉन को पुश करता है नेगेटिव साइड से, जो कि एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है, वो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव में जाके डिफ्यूज़ हो जाता है। होने के बाद मेरा धीरे धीरे बैटरी ख़त्म हो जाता है, ठीक। ये इतना तो समझ में आ गया आप लोग को। चलिए नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये काम कैसे कर रहा है, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस हमने बोला, नया नया टर्म पता चला हम लोग को, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पहले तो पोटेंशियल के बारे में बताइए, आप लोग को क्वेश्चन में दे ही सकता है क्वेश्चन पेपर में कि पोटेंशियल के बारे में बताइए और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बताइए, दोनों में अंतर क्या है। ऑब्वियसली अंतर है। पोटेंशियल होता है काम करने का क्षमता, और ये एग्जैक्ट वही है, कितना काम करना पड़ रहा है, वर्क डन कितना है
किसके लिए? एक टू ब्रिंग वन चार्ज फ्रॉम infinity to that point is that clear? इसके बारे में बता दे रहा हूँ थोड़ा। अच्छा, आप लोग इसको नोटिस करिएगा। एक मैं कार्टेशियन प्लेन बना दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। ये मेरा एक कार्टेशियन प्लेन है, आप लोग समझ लीजिए। मेरा ओरिजिन है, ठीक है, ये मेरा पॉइंट है ए। अब इनफाइनाइट के दूरी पर मेरा ये एक यूनिट चार्ज था। ब्रिंग वन यूनिट चार्ज लिख देगा, मेरा गलती है इधर थोड़ा, आप लोग इसको सुधार लीजिएगा। यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, मेरे को इस पॉइंट तक लाना है, ठीक है। अब इस पॉइंट तक लाने के लिए मेरे को कितना काम करना पड़ा है? इन्फिनिट मेरा इसमें एक सोचिए पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज रिपेल करता है, आप लोगों को पता होगा। अनलाइक चार्जेस डू अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक चार्जेस डू रिपेल ईच अदर। पॉजिटिव अपने से दूर भागना चाहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव अपने पास आना चाहेगा, ठीक है, आप लोगों को बता दे रहा हूँ। और हम लोग ऑलवेज पॉजिटिव को इधर ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है हम लोग को पता है, लेकिन हम लोग कंसिडर करेंगे पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यही होता जा रहा है, ये कन्वेंशन है, हम लोग को मानना पड़ेगा। और नेगेटिव चार्ज रिपेल होता है, इतना आप लोग को पता ही होगा, ठीक है। तो हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज ऑरिजिन पे रखें, ऑरिजिन पे रखने के बाद इसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है, ठीक है। हर चार्ज के लिए एक फील्ड जनरेट होता है। जैसे एक मैग्नेट को देखे होंगे, एक मैग्नेट को रखने के बाद उसके आसपास में एक बाउंड्री क्रिएट हो जाता है, जिसके एरिया के अंदर जाने से आपको वो महसूस होता है कि एक मैग्नेटिक फील्ड या फिर उसके अंदर काम करने का इफेक्ट आपको पता चलता है। तो वो इफेक्ट में मैं सोचा ये वाला पॉइंट, ये कोई भी पॉइंट हो सकता है ए, ठीक है। मैं इधर एक यूनिट का मतलब एक 1 कूलम चार्ज मैं बाहर से लेके इधर रख रहा हूँ, 1 यूनिट चार्ज, ठीक है, इन्फिनिटी से लेके, जहाँ इसका कोई मतलब अब इसका इन्फ्लुएंस कितना होगा आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा, आप फील भी नहीं कर पाएंगे। तो इनफाइनाइट पकड़े हैं, इन्फिनिटी से हमको इधर इसको लाने में कितना काम करना पड़ा, उसको पोटेंशियल कहते हैं। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? डिफरेंस आप मतलब समझिएगा, ठीक है। डिफरेंस किसी दो चीज़ के बीच में किया जाता है। डिफरेंस इज ए कंपैरिजन, ये कंपैरिजन है, ठीक है, समझिएगा। दो चीज़ के बीच में डिफरेंस किया जाता है। तो मैं किसी इधर और एक पॉइंट को रख रहा हूँ, मैं अलग पॉजिटिव चार्ज को लेके आ रहा हूँ इन्फिनिटी से इधर। इसको काम करने में कितना टाइम लगा? अब देखिए, आप लोग देख ही सकते होंगे इसका दूरी और इधर से कितना है और इधर से कितना है। ऑब्वियसली बी का दूरी ज़्यादा है, इसका दूरी कम है। तो आप लोग तो इतना समझ पाएंगे, इससे इसका इफेक्ट, इससे इसका इफेक्ट, ये इसका पोटेंशियल है ए का, ये पोटेंशियल है बी का, क्योंकि इसका फील्ड इतना दूर इसको फील कर रहा है। इन दोनों का बीच का कितना होगा? तो होता है पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों का माइनस, मतलब होता है इसका परपेंडिकुलर खींचने के बाद इतना। दिस इज द डिफरेंस, ये है पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब हम एक बायसिंग कर रहे हैं, एक को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जा रहा है। एक मतलब आपको एक अच्छा कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ, ठीक है, आप लोग देखिएगा। अगर मेरा एक बैटरी है, इधर मैंने 5 प्रोटॉन दिया है, इधर मैंने 3 प्रोटॉन दिया है, ठीक है। करंट फ्लो करेगा, लेकिन किधर? इधर ज़्यादा है, इधर कम है। इधर पोटेंशियल ज़्यादा है, इधर पोटेंशियल कम है, ठीक है। तो आप लोग याद रखना, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर करंट मूव करता है, ठीक है। पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन इधर, पॉजिटिव प्रोटॉन ज़्यादा है इधर, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होने के कारण करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। अच्छा, और एक एग्जांपल दे देता हूँ। सोच लीजिए, मान लीजिए इधर 4 इलेक्ट्रॉन है, इधर 2 इलेक्ट्रॉन है, करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा? आप देखिए, इधर 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, मतलब इधर प्रोटॉन कम है, और हम करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के ऑपोजिट। इलेक्ट्रॉन भले इधर जाए, करंट मेरा इस डायरेक्शन में होगा, याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। चलिए, पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल के बारे में तो बता दीजिए। अब इनका यूनिट क्या है?
इसका यूनिट क्या है? यूनिट होता है इसका हमारा वोल्ट, ठीक है, वोल्टेज, ठीक है। आपको एक बेसिक कंसेप्ट दे रहे कैसे काम करता है इलेक्ट्रिसिटी। बहुत ही बेसिक फंडा है, एकदम इंट्रोडक्शन है, आप लोग इसको अच्छे से समझिएगा। अगर मैं जल्दी बोल रहा हूँ थोड़ा स्लो डाउन करके सुन लीजिएगा, ठीक है। और यूट्यूब में जैसे हज़ारों लाखों एनिमेशंस पड़े, आप लोग प्लीज़ एनिमेशंस को दिखाएगा क्योंकि मेरे पास तो उतने रिसोर्स है नहीं मैं आप लोग को दिखा सकूँ। तो आप लोग प्लीज़ देख लीजिएगा एनिमेशन, तो आपको ज़्यादा विजुअलाइज करने का आइडिया होगा। बस हमको बोलना है कि विजुअलाइजेशन पहले है, आप जितना जल्दी समझ जाएंगे कैसे काम हो रहा है उतना अच्छा। उसके बाद चलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के बाद आप लोगों का टॉपिक आता है ओहम्स लॉ। अच्छा, आप क्या आवाज़ सुने? करंट के बारे में बात सुने। करंट, आपको पता चला रेजिस्टेंस, आपको पता चलेगा ऐसे रेजिस्टेंस के, आपको पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पता चलेगा। अब इतना पता चला करंट तभी फ्लो करता है जब उसमें पोटेंशियल डिफरेंस हो, पोटेंशियल डिफरेंस के बाद करंट फ्लो करता है। तो इन दोनों में तो कोई तो ये होगा, कोई तो कनेक्शन होगा। ये कनेक्शन दिया किसने? ये कनेक्शन दिया हमारा ओम्स जी ने। ओम्स जी ने क्या बताया? द पोटेंशियल डिफरेंस applied is directly proportional to the current flowing, keeping all the physical keeping all the physical parameters constant, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग कीपिंग ऑल द फिजिकल पैरामीटर्स कांस्टेंट। फिजिकल पैरामीटर्स में क्या क्या आता है? टेम्परेचर आता है, प्रेशर आता है, ठीक है। चलिए इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा और डिटेल में बताते हैं। अब ओम्स लॉ का डेरिवेशन देखते हैं हम लोग। ओम्स जी ने बताया हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये प्रोपोर्शनल है करंट के बराबर, आई के बराबर है। बहुत अच्छा, ओके। तो सिंपल मैथमेटिक्स के अंदाज से चलिए, वोल्टेज बढ़ेगा तो मेरा करंट भी बढ़ेगा, सीधी सी बात। अगर मैं पोटेंशियल इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटा दिया तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बैठाना पड़ेगा जिसको हम आर ले रहे हैं, आई। इधर से आता है हमारा ओम्स का सबसे बड़ा फॉर्मूला V = IR, बहुत इम्पॉर्टेंट है, लिख लीजिए। अब ये R है क्या? अच्छा, ये किस पे डिपेंड करता है? मेरा तो एक मेटल नहीं है, मेरा बहुत मेटल है। सारा मटेरियल के ये अलग अलग होगा। किस पे डिपेंड करता है ये आप लोग को देखना है। अच्छा, मेरा जब रेजिस्टेंस कांस्टेंट, ये इसको हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं, आप लोग को बता देते, ठीक है, रेजिस्टेंस। अच्छा, आप सोचिए जब आपका रेजिस्टेंस एक पर्टिकुलर मटेरियल का रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, सोचिए मैं एक वन एलिमेंट लिया, उसका रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट है, एक पर्टिकुलर लेंथ में काट लिया, पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये मेरा कांस्टेंट है, तो मेरा V प्रोपोर्शनल I आया। सिमिलर समझिएगा, अगर मैंने करंट को कांस्टेंट मान लिया, करंट को कांस्टेंट करने के लिए मेरे को रेजिस्टेंस वेरिएबल करना पड़ेगा। तब हम अच्छे से अगर देखें रेजिस्टेंस, अगर आप देख लीजिए करंट अगर कांस्टेंट है, वोल्टेज बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा।
ठीक है। अगर आप सेम चीज़ को इसके तरफ से देखें, I इक्वल्स टू वी बाई आर, अब आप इधर देखिए हम वोल्टेज को कांस्टेंट कर दे रहे हैं। अब मैं पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं करूँगा, वोल्टेज अगर कांस्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, अब आपका I बढ़ेगा तो R घटेगा। ये एक केस है, 3 केस आप लोग देख लीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब ये नया टर्म हमको मिला, रेजिस्टेंस। व्हाट इज दिस रेजिस्टेंस? ये रेजिस्टेंस है क्या भाई? नया चीज़ आया। अच्छा, रेजिस्टेंस, इट इज द बैरियर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स हम देखें, एक चैनल है भाई, इलेक्ट्रॉन्स लोग मस्त अपनी ज़िंदगी में चल रहा है, एक के बाद एक, लेकिन इन लोग को बैरियर कौन दे रहा है? मतलब समझेगा, इधर कोई बाधा है जिसके कारण ये इधर टकरा रहा है, कॉलिशन हो रहा है, इसमें रैपिडनेस बढ़ रहा है। इस कॉलिशन को बचाने के लिए इसका स्पीड स्लो डाउन हो जा रहा है, मतलब मेरा करंट कम हो जा रहा है। मेरा चार्ज धक्का खाने की वजह से मेरा चार्ज का स्पीड घट रहा है, चार्ज रैपिडनेस हो रहा है, तो मेरा बैरियर ज़्यादा हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ गया तो रैपिडनेस बढ़ेगा, जिगजैग मैनर बढ़ जाएगा, तो चार्ज बढ़ने से मेरा चार्ज में एनर्जी बढ़ने के कारण स्पीड मेरा घटेगा। स्पीड घटेगा मतलब मेरा जितना एरिया, जितना लेंथ ट्रैवल करना था इलेक्ट्रॉन को, वो उतना नहीं कर पाएगा, मतलब मेरा करंट घट जाएगा। ठीक है, देखिएगा ये अच्छे से। मतलब आप इमेजिन कीजिए, एक रास्ता है जिसमें कोई बम्पर नहीं है, एक रास्ता है पूरा एक बम्पर से फुल है, एक रास्ता है जिसमें कोई बम्पर नहीं है। ठीक है, तो आम आदमी देखेगा कि जिसमें बम्पर नहीं है उस रास्ते से मैं जाऊँ, है कि नहीं? 99% आदमी तो बोलेगा कि नहीं, इस रास्ते पे भाड़ा पड़ा है, मैं इस रास्ते से भाग जाऊंगा, और कोई इस रास्ते को चुनेगा ही नहीं। बात तो सही है। तो इस रास्ते पे चलेगा कौन? अब हमको इस रास्ते में चलना चाहिए। इस रास्ते में नहीं चलेंगे तो, इस रास्ते में चलेंगे तो बहुत एक्सीडेंट हो जाएगा, क्योंकि तो स्पीड लिमिट नहीं है। बम्पर को हमको निकालना है। क्यों? रेजिस्टेंस इज इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट है, ये बाधा जरूरी है। V इक्वल्स टू अगर I हो गया, आप समझिएगा, R अगर एकदम कम हो गया, आप इधर नोटिस कीजिए, अगर मैं आपको बताता हूँ मेरा रेजिस्टेंस 1 से कम हो गया, 1 से लेस हो गया, माई रेजिस्टेंस इज लेस देन 1, और 0 से बड़ा है, नेगेटिव तो नहीं हो सकता। अगर मेरा 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है, तो देखिए 0.0001 पकड़ लिया हम, मेरा वोल्टेज देखिए क्या हो रहा है, आर मेरा घट गया, मतलब मेरा रेजिस्टेंस ना के बराबर है। अब ना के बराबर है मतलब 1 बाई एकदम 0 तो नहीं हो सकता, मटेरियल प्रॉपर्टी है, कुछ तो होगा। तो देखिए आप लोग, इतना वोल्टेज दिए, मेरा करंट कितना जा रहा है, एकदम कम करंट हो गया। अगर अच्छे से देखिए, अब I इक्वल्स टू वी बाई आर, ठीक है, मैं इसको R पकड़ लेता हूँ। ठीक है, मेरा वोल्टेज कांस्टेंट है, इतना हो गया, मेरा वोल्टेज कांस्टेंट है। अब R मेरा इतना है, I मेरा वेरिएबल है, तो मेरा वोल्टेज कांस्टेंट है, तो V कांस्टेंट हो गया, R में लिख दिया 0.0001। अब अगर हम इसको देखें, V डिवाइड बाई 1 डिवाइडेड बाई 10,000, मतलब ये 10,000 ऊपर चला जाएगा, 10,000 वोल्ट। मतलब अगर 1 वोल्ट भी अप्लाई करेंगे, 1 एम्पियर कर 10,000 का एम्पियर करंट निकल जाएगा, जो कि हमारा मटेरियल सह ही नहीं पाएगा। जितना रेजिस्टेंस है, अब
इतना हीट प्रोड्यूस होगा, इतना, अब तो मेरा अप्लायंस भी खराब हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा जिसको हम कहते हैं। शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या है, ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट खाली रास्ते से पास हो गया, तब क्या होता है, मेरा डिवाइस खराब हो जाएगा। मेरा डिवाइस का खुद का एक रेजिस्टेंस है, उसको सहना पड़ेगा, रेजिस्टेंस तो सह नहीं पाएगा, जल जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, घर में फ्यूज उड़ जाएगा। तो समझिएगा, रेजिस्टेंस इज इम्पोर्टेंट, एक्सीडेंट होने का चांस ज़्यादा है इस रास्ते में। अगर आप ये भी आपको एक हिंट दे दे रहे हैं जो कि मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा आप लोगों को, अगर हमारा खाली रास्ता होता जिसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, वी वुड नॉट हैव पेड एनी इलेक्ट्रिसिटी बिल। इसके बारे में मैं आप लोग को अलग लेक्चर में बताऊंगा, ये बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, तो आपको धीरे धीरे हर एग्जाम्पल के साथ आप लोग को चलना पड़ेगा। तो मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ, रेजिस्टेंस इज इम्पोर्टेंट। अच्छा भाई, अब हमको देखना है रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंड करता है। एक तो पता चला लेंथ में, अच्छा लिख लेते हैं आप, चलिए रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे, कितना लंबा है मेरा वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मटेरियल पे, टेम्परेचर पे। अच्छा, एक के बाद एक कर रहे हैं। अब आप लोग का जो सिलेबस में है, टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है, ओम्स लॉ जी ने बता दिया, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आपके सिलेबस में टेम्परेचर इज कांस्टेंट। मटेरियल का बात है, मटेरियल भी आपका कांस्टेंट ही रहेगा, एट ए टाइम आप एक ही मटेरियल के साथ काम करेंगे, ये कांस्टेंट है। अब बात है इन दोनों के बीच में, ये लेंथ और ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, गड़बड़ तो है भाई। अब आप थोड़ा विजुअलाइज कीजिएगा, मैं आपको क्या बोला, आपका जितना लंबाई होगा वायर का, आप तो सोचिए बम्पर भी ज़्यादा ही होगा। अब सेम वायर लिए, लंबाई बढ़ा दिए, तो आपका इधर टकराने का चांसेस तो ज़्यादा ना होगा, तो आपको तो देर ही लगेगा इधर पहुंचने में। तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, अगर लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब एल प्रोपोर्शनल आर या फिर आर प्रोपोर्शनल एल, कुछ भी बोल लीजिए। अब मेरा हॉलोनेस बढ़ गया भाई, अब मेरा ये बढ़ गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ गया, मतलब क्या है, मेरा तो पाथ में रेजिस्टेंस इतना था, अब खाली जगह मिल गई इलेक्ट्रॉन्स को निकलने में, तो रेजिस्टेंस घटेगा, अगर एरिया बढ़ेगा, यह भी देख लीजिए, तो आर प्रोपोर्शनल 1/a, हमको दो चीज़ मिला, आर प्रोपोर्शनल एल, आर प्रोपोर्शनल 1/a, दोनों को अगर मिला के लिखे आर प्रोपोर्शनल L/a, अगर हम दोनों को अब एक साथ देखें, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटा दिए, R इक्वल्स टू रो L/a। अब ये रो क्या है, देखिए रेजिस्टेंस तो एक मटेरियल प्रॉपर्टी पे डिपेंड भी कर रहा है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिपेंड कर रहा है। ये वही मटेरियल है जो इसको डिपेंड करना से रोक रहा है। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, आप लोग पहले नोट कर लीजिएगा। ये रो को ही हम लोग बोलते हैं रेजिस्टिविटी। अब ये है क्या रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी क्या है, ये रेजिस्टिविटी, इट इज ए मटेरियल प्रॉपर्टी which provides resistance in an electric circuit। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला से आप ये जो रो L/a है, इधर से आप रेजिस्टेंस का डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। Resistance is the resistivity applied per unit length per unit cross sectional area, ठीक है। अभी मटेरियल प्रॉपर्टी, रेजिस्टिविटी है इसलिए मेरा रेजिस्टेंस आया है कि नहीं। अच्छा, अब रेजिस्टिविटी किस किस पे डिपेंड करता है,
ये भी भाई डिपेंड करता है किस पे, टेम्परेचर पे और मटेरियल पे। ये दोनों चीज़ पे डिपेंड करेगा, लेंथ और एरिया पे नहीं करेगा, वो आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए इसका प्रूफ देखते हैं क्यों डिपेंड नहीं करेगा। मेरा एक मटेरियल का रेजिस्टिविटी, एक ही मटेरियल पकड़े है, इसका रेजिस्टिविटी है रो आर ए बाई एल होगा, कंप्यूट कर लीजिएगा, इतना तो आपको आता ही होगा। रो एल बाई ए से उधर से ये आया, अगर मेरा आर ए बाई एल आया, आप ये पकड़ लीजिए, ये है। अब रो के लिए मैंने पकड़ लिया रेजिस्टेंस, मेरा चेंज नहीं हो रहा, रेजिस्टेंस भी सेम है, मेरा ये रो को सेम करना है, हमको दिखाना है। तो मैंने क्या किया, मैंने लेंथ को डबल कर दिया, खींच दिया उस वायर को, एल लेंथ का वायर को मैंने खींच के 2L कर दिया, ठीक है, और लंबा कर दिया, ये 2L है। तो अब किसी चीज़ को खींचिएगा, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी तो घटेगा। अगर ये ए होगा, ये A/2 हो जाएगा। तो आप ध्यान नहीं दीजिएगा, मैं खींच के लंबा कर दिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया घटा, मतलब लेंथ बढ़ा, मतलब दो पैरामीटर एक के साथ एक बढ़ा, तो मेरा रेजिस्टेंस तो चेंज होगा ना, मेरा रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। लेकिन मेरा बोल रहे कि ये चेंज है क्योंकि ये मटेरियल प्रॉपर्टी है, जो मटेरियल लिया हूँ इसका रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है, तो मेरा चेंज होगा आर, रो वोंट चेंज, रो चेंज नहीं होगा, रो कांस्टेंट रहेगा। आप लोग को दिखा दे रहा हूँ इसका प्रूफ क्वेश्चन के साथ, आप लोग को समझ में आ जाएगा। ये आपको देखना है, रो एक रेजिस्टेंस R1 के लिए A/L, वॉल्यूम कांस्टेंट करने के लिए इधर ये किया गया है, इसके लिए हमको दिखा दे रहा है आपको कैसे वॉल्यूम कांस्टेंट हो रहा है। AL क्यों हो रहा है, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एल, पाई आर स्क्वायर है क्रॉस सेक्शनल एरिया AL। अब मैं इधर देखूँ, पाई आर स्क्वायर एल करना पड़ेगा, इधर मेरा A डैश है, A डैश L डैश, अब मेरा L डैश तो 2L है, ये 2L हो गया, A डैश इक्वल्स टू AL, AL कट गया, तो मेरा आया A डैश इक्वल्स टू A/2, इसलिए ये A/2 आया। मेरा सॉलिड में वॉल्यूम चेंज नहीं होता, ठीक है, और रो भी चेंज नहीं होगा, ये आपको याद रखना, ठीक है। चलिए अब आप लोग को तो इतना कुछ बता दिया, सीरीज पैरेलल कनेक्शन आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखते हैं, ठीक है। आइए हमारे साथ सॉल्व करते एक साथ, ठीक है। अच्छा, हमको बोल दिया मेरा कॉपर वायर का लेंथ दिया गया 2 मीटर। पहले तो आप सब देख लीजिएगा सबका, अगर मेरा ऐसा यूनिट में दिया है कि नहीं। ऐसा यूनिट क्या है, MKS सिस्टम। MKS सिस्टम क्या है, मीटर kg सेकेंड, मीटर kg सेकेंड। हमको देखना है MKS सिस्टम में रहना है भाई, ये मेरा MKS सिस्टम में है, ये नहीं है, ये है। अच्छा, आप लोगों को तो ये बताने ही भूल गया, ठीक है, बता दे रहे हैं आप लोग। ओम्स लॉ से मेरे को जो रेजिस्टेंस मिला, अच्छा आपको जो रेजिस्टेंस मिला, जो बैरियर है, जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टिविटी है, ये जो रेजिस्टेंस है भाई, इसका यूनिट होता है ओम। और अगर आप ध्यान से देखिएगा, ये रेजिस्टिविटी मेरा ये ओम है, रेजिस्टिविटी का क्या आया था, रो इक्वल्स टू, आप पहले यूनिट निकालना सीख लीजिए, ठीक है, यूनिट एंड डायमेंशन का चीज़ है, आपको बता दे रहे हैं। रो इक्वल्स टू RA/L, ए का होता है, इसका ओम है, इसका मीटर स्क्वायर है, इसका मीटर है, एक मीटर काट दीजिएगा, ओम मीटर। ओम मीटर इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए क्वेश्चन। अच्छा, इसको निकालना पड़ेगा हमको। अच्छा, हमको डायामीटर दिया गया है, हमको रेडियस चाहिए। अच्छा, अब रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर निकालना है, हमको डायामीटर दिया गया है, 1 mm डायामीटर है। 1 mm अगर मेरा डायामीटर है तो मेरा रेडियस कितना होगा, 0.5 mm, 0.5 mm
मतलब 10⁻³ 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर, मतलब 5 इंटू 10⁻⁴ मीटर, ये हम लिख लेंगे। ठीक है, ये हो गया मेरा रेडियस। तो अब मैंने क्या बताया, आपको A/L निकालना है और R आपको दिया है, ये रो के इक्वल है। ये वाला फॉर्मूला तो याद होगा। चलिए इधर से आपके लिए अच्छे से लिख ही देता हूँ। R इक्वल्स टू ρL/A, इसको मैंने कंप्यूट किया रो के लिए, RA/L। अब मेरा रेजिस्टेंस दिया गया है 0.68। अब मेरा एरिया आता है πr²। अब इसको तो मैं जनरली लिख दे रहा हूँ, रो इक्वल्स टू RA/L। ठीक है, अब मेरा रेजिस्टेंस क्या है, 0.68 इंटू πr² का वैल्यू है 22/7 इंटू r² मतलब 5 इंटू 10⁻⁴ इंटू 5 इंटू 10⁻⁴ डिवाइडेड बाई L। लेंथ कितना है, 2 मीटर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 11 और इधर होता है 7 से काट दीजिएगा इसको, ये है 68/100। ठीक है, और 5 2 10, ठीक है, 5 4 20, 4 से काटिएगा इसको, 2 से काट लीजिए पहले, 2 फिर 6 2 9 18। ठीक है, दूसरी ओके, 39 इंटू 11/2 इंटू 7, इसका वैल्यू देख लीजिएगा, समथिंग आ रहा है 39 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 7 होता है 14 इंटू 10⁸। ये आएगा ओम मीटर। ये जो आप कैलकुलेटर से निकालने का आंसर यही आएगा, फॉर्मूला पता है तो बस पुट करना है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। आप बोला है द रेजिस्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम वायर इतना है, यह है रेजिस्टेंस। हमारा रेजिस्टेंस दिया गया है, पेन काम नहीं कर रहा है, हाँ आ गया। रेजिस्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम वायर है इतना, रेजिस्टेंस है मेरा 5 ओम। ठीक है, वायर का लेंथ है मेरा L दिया गया है 3 मीटर लॉन्ग, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है 2 इंटू 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर। ठीक है, रेजिस्टिविटी निकाला, सेम क्वेश्चन है, रो इक्वल्स टू RL/A, L/A, हाँ ठीक है, रो A/L, सॉरी गलती कर दिया, R इक्वल्स टू रो L/A है तो आता है रो इक्वल्स टू RA/L। ठीक है, R पता है 5 इंटू 2 इंटू 10⁻⁶ डिवाइड बाई L है 3 मीटर। ठीक, तो आता है 10/3 इंटू 10⁻⁶, मतलब है 1 डिवाइड बाई 3 इंटू 10⁻⁵ ओम मीटर। ठीक है, निकाल लीजिएगा, इजी है। ठीक है, अच्छा अब आता है ओम्स लॉ का क्वेश्चन। ओम्स लॉ तो याद ही होगा आप लोग को। ओम्स लॉ क्या था मेरा, ओम्स लॉ ओम्स लॉ मेरा, ओम्स लॉ क्या है, ये ओम्स लॉ V इक्वल्स टू IR, ये मेरा ओम्स लॉ है। ठीक है, अब बोला है मेरा फिलामेंट में करंट तो ज़्यादा, मतलब पहले आप जब भी ओम्स लॉ सुनेंगे एक रेजिस्टेंस तो पहले ही बना लीजिएगा। ठीक है, एक वोल्टेज सोर्स बना लीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। वोल्टेज का सिंबल ऐसे होता है, रेजिस्टेंस का सिंबल ऐसे होता है। ठीक है, वोल्टेज का सिंबल ऐसे, ये पॉजिटिव साइड वाला बड़ा होता है, नेगेटिव साइड वाला छोटा होता है। ठीक है, अब पॉजिटिव साइड से करंट निकलेगा और नेगेटिव साइड में करंट घुस जाएगा। करंट कितना दिया है, I का वैल्यू दिया है 0.5 एम्पियर। ठीक है, और बोल रहा है कि अमाउंट ऑफ चार्ज इफ फिलामेंट ड्रॉज ए करंट ऑफ इतना, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज इफ बल्ब ग्लोज फॉर 2.5 आवर्स।
2.5 आवर्स को पहले तो आप सेकेंड में लीजिएगा, 2.5 आवर्स, इसको सेकेंड में लेने से क्या होगा, 2.5 इंटू 3600, ठीक है, मतलब 25 इंटू 360, 25 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे ये कितना आएगा, 25 6 कर लेते हैं 360, 25 3 15 16 18 0 12 1 7 10 9,000 सेकेंड आ रहा है आपका, ठीक है, सेकेंड। ये आपका ऐसा यूनिट में पहले कन्वर्शन कर लिया आप, 9,000 सेकेंड। अब आपको जो है करंट इतना है, चार्ज कितना होगा। अब तो यहाँ ओम्स लॉ लग नहीं रहा, मैं तो सोचा ये ओम्स लॉ का क्वेश्चन है तो उठा के दे दिया। क्वेश्चन तो अच्छा है, आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, अच्छा जगह से उठाया गया है क्वेश्चन, तो प्रैक्टिस के लिए चाहिए। अब आप लोग बताइए, आप लोग को क्या पता है, टाइम दिया गया आपको 9,000 सेकेंड, और क्या चाहिए, करंट दिया है 0.5। आप चार्ज निकालने बोले, कोई फॉर्मूला याद आ रहा है, एकदम पहले पढ़ा है करंट का, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज क्या होता है, करंट, मतलब मेरा करंट इक्वल्स टू Q/T। करंट कितना है 0.5 इक्वल्स टू Q निकालना है, T को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं, जगह ख़त्म हो गया। अच्छा मेरा कितना था देख लेते हैं, 0.5 Q/T, 0.5 Q/T, 0.5 इंटू T इक्वल्स टू Q, मतलब Q का वैल्यू निकाल रहे हैं 5/10, मतलब होता है 1/2 इंटू टाइम है 9,000। मैं इसको रखा 0 को काटने के लिए, 0 0 5 35, इतना कूलम चार्ज मेरा यूज़ हुआ, आंसर है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 10 कूलम चार्ज पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन 5 सेकेंड, फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू सर्किट। बोले क्यू दिया गया है, इस बार आपको क्यू दिया गया है, ठीक है। आपको कभी कभी इलेक्ट्रॉन के लिए याद रखना है, इसलिए करंट का चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी याद रख लीजिएगा आप लोग, 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है, याद रख लीजिएगा। अब क्यू का वैल्यू दिया है 10 कूलम, मतलब ये समथिंग एनी है, एन किसी का एक नॉर्मल वैल्यू है जिसके कारण ई आ रहा है, इंटीग्रल वैल्यू ही है, तो उसके लिए चिंता ना करिए, आंसर निकालिए। 5 सेकेंड है इसका टाइम, इलेक्ट्रिक करंट निकालना है आपको, अब मतलब आपको आई ही निकालना है, डायरेक्ट आंसर है भाई, Q/T। आपका स्मॉल क्यू में पकड़ लिया इसको, कोई बात नहीं, टी है 10/5, 2 एम्पियर करंट है भाई साहब, हो गया, फटाफट आंसर निकालिएगा। तो आपको आज का लेक्चर कितना समझ में आया है, इसके लिए आप ये 5 गो होमवर्क क्वेश्चंस है, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूँगा, फिलहाल मेरे पास अभी टाइम कम है, आप लोगों के साथ नेक्स्ट दिन ये वाला सॉल्व करेंगे डिटेल में, ठीक है। लेक्चर के बाद जो नोट्स है वो अच्छे से, नोट्स को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, समझना इम्पोर्टेंट है, रटना नहीं। बाकी आप लोगों के साथ मुलाकात होगा कल, सेम वीडियो इसका अपलोड होगा, आंसर के लिए सॉल्यूशन का अलग से, ठीक है। बाय बाय।